Friends, I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today we are going to start our new chapter in class 7th of Social Science. ठीक है, हम लोग आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 7th में सोशल साइंस सब्जेक्ट में. द चैप्टर नेम इज़ आवर जुडिशियल सिस्टम. ठीक है, व्हाट द चैप्टर नेम इज़ आवर जुडिशियल सिस्टम. So first we will understand the word of judicial system. Word meaning of judicial system. पहले तो हम ये समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है जुडिशियल सिस्टम का. जुडिशियल सिस्टम मतलब कि न्यायिक प्रणाली. अब इसको भी हम थोड़ा सा इलाबरेट करते, थोड़ा सा समझते हैं. हमारे इंडिया कैसा है, एक ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री है. इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बने हुए. तो अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन हर एक नागरिक को, हर एक सिटीज़न को, हमारे देश के हर एक नागरिक को अपना न्याय पाने का क्या है, राइट है, हक है. ठीक है. और ये जो जुडिशियल सिस्टम है कहाँ पर इंटरप्रेट्स करता है, इट इंटरप्रेट्स इन द कोर्ट. कहाँ पर है, कोर्ट में इंटरप्रेट्स करता है. और जितने भी लॉज और रेगुलेशंस होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, हमारे जुडिशियल सिस्टम में होते हैं. अगर आप एग्ज़ाम्पल मान के चलिए, अगर आपसे किसी भी तरह का भेदभाव हो रहा है बिकॉज ऑफ योर कैटेगरी, बिकॉज ऑफ योर क्लास, तो आप इतने सक्षम हैं, आपके पास इतना राइट है कि ऑफ योर जस्टिस यू कैन गो टू द कोर्ट एंड टेक द जस्टिस. आपके पास इतना राइट है कि आप कोर्ट में जाके अपना हक पा सकते हैं और न्याय मांग सकते हैं. और अगर ऐसा होता है कि अगर आप पर किसी ने किसी तरह का जो भी डिस्प्यूट्स क्रिएट हो रहा है उस पर अगर गलत तरीके के कह सकते कि गलत तरह का कुछ इल्ज़ाम लगा दिया है, कुछ कर दिया है, तो इसके लिए भी आप कोर्ट में जाके आप क्या कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं. एंड यू विल टेक द जस्टिस फ्रॉम द कोर्ट. तो ये होता है जुडिशियल सिस्टम. मतलब कि दिस टोटली इंटरप्रेट्स टू द कोर्ट बिकॉज द लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन द नेम ऑफ एनी स्टेट. जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन लॉज रहते हैं हर एक राज्य में ये कोर्ट रहते हैं और हर एक देश में जितने भी जुडिशियल सिस्टम होते हैं बनाए जाते हैं. So let us start our chapter of our judicial system. The first topic of judicial system is unified judicial system. यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम में क्या है, यू कैन सी इन द स्मार्ट बोर्ड दैट दिस इज़ द पिक्चर ऑफ सुप्रीम कोर्ट. किसका पिक्चर है ये, सुप्रीम कोर्ट का है. सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन आवर कंट्री, देयरफॉर इट इज़ नॉन एज द सुप्रीम कोर्ट. हमारे देश में जो सबसे बड़ी कोर्ट है कौन सी है, सबसे फर्स्ट पोजीशन पे जो कोर्ट है वो कौन सी है, सुप्रीम कोर्ट है. और इसको हाईएस्ट नंबर ऑफ कोर्ट हमारे देश की बोली जाती है. इट इज़ सिचुएटेड इन दिल्ली. कहाँ पर बनी हुई है, कहाँ पर है ये, दिल्ली में है. देयर इज़ 1 चीफ जस्टिस एंड 30 अदर जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट. अब सुप्रीम कोर्ट में हमने ये समझ लिया कि इट इज़ द टॉप मोस्ट एंड हाईएस्ट नंबर ऑफ कोर्ट इन आवर कंट्री. और इसलिए इसको क्या बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट बोला गया है. एंड इट इज़ सिचुएटेड इन द दिल्ली. ठीक है. और इसमें जो अब हमें पता है कि जो कोर्ट में रहता है तो उसमें अलग अलग तरह के लोग हमें देखने को मिलते हैं. जैसे कि हमें जज देखने को मिलते, बैरिस्टर्स देखने को मिलते, एम्प्लॉयज़ बहुत सारे देखने को मिलते हैं. तो जो सुप्रीम कोर्ट है इसमें लोग किस तरह से डिवाइडेड होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर वर्क. अपने काम के अकॉर्डिंग वो किस तरह से डिवाइडेड है. तो सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होता है, सिर्फ एक ही चीफ जस्टिस होता है और उसके अंडर में कितने होते, 30 अदर जजेस होते हैं. तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस होता है और उसके अंडर में कितने जजेस होते हैं, 30 जजेस होते हैं. जैसा चीफ जस्टिस बोलता है वैसे ही उन लोग को जजेस को करना पड़ता है. द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट द चीफ जस्टिस. चीफ जस्टिस को चुनने का अधिकार किससे रहता है, चीफ जस्टिस को चुनने का अधिकार, चूज़ करने का जो राइट रहता है वह हमारी कंट्री का जो प्रेसिडेंट होता है उसको रहता है. और प्रेसिडेंट भी जब प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर आता है तब जाके वो चीफ जस्टिस को क्या कर सकता है, चूज़ कर सकता है. तो किस तरह से चीफ जस्टिस बनते हैं, चीफ जस्टिस का किस तरह से चूज़ होता है, किस तरह से चुना जाता है, जब प्राइम मिनिस्टर किसी तरह का एडवाइस देता है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए एक चीफ जस्टिस बनाना है. तो जो प्राइम मिनिस्टर जिस तरह की एडवाइस देगा तो प्रेसिडेंट जो है हमारी कंट्री का वो चीफ जस्टिस चूज़ करेगा. द अदर जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस. अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट में
चीफ जस्टिस के अलावा कितने जजेस रहते हैं? देयर आर 30 जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। तो जो जजेस रहते हैं, जजेस चुनने का जो राइट्स रहता है वो किसको रहता है? चीफ जस्टिस को रहता है। अगर चीफ जस्टिस को 30 जजेस चुनना है तो चीफ जस्टिस हैव द राइट्स टू चूज़ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब हमने ये तो समझ लिया कि सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है हमारी इंडिया की, हमारी कंट्री की, इसलिए इसको क्या बोला गया है? सुप्रीम कोर्ट है। शायद आप लोग का अभी तक ये कंफ्यूज होगा कि हाई कोर्ट जो रहता है वो सबसे बड़ा होता है। नो, हाई कोर्ट से बड़ा सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा है? हमारा सुप्रीम कोर्ट है। अब हमने इसमें बात करी कि सुप्रीम कोर्ट में कितने चीफ जस्टिस होना चाहिए? 1 चीफ जस्टिस। फिर उसके अंडर में कितने होने चाहिए? 30 जजेस। तो जब हम इन लोग को चुनते हैं, जो प्रेसिडेंट होता है हमारी कंट्री का, जो इन लोग को चूज़ करता है, तो किस बेसिस पे उनका चुनाव करता है, किस बेसिस पे उनको चुनते हैं? तो क्वालिफिकेशंस फॉर द पार्ट ऑफ द पोस्ट ऑफ द जस्टिस, क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए? जैसे कि अब आप मान के चलिए कि आपने 12th पास आउट कर ली है, इसके बाद आपने कॉलेज भी पास आउट कर लिया है, आपने बीए करा है या फिर बीएससी करा, आप किसी कंपनी में गए या फिर किसी स्कूल में गए, तो वहाँ पर रिक्वायरमेंट आपको बीएससी की है। आपका जो बीएससी है उसी बेसिस पर आपको रखेंगे, ना कि बीए के बेसिस पर। तो इसमें भी पोस्ट देखी जाती है, क्वालिफिकेशंस देखा जाता है। क्वालिफिकेशंस किस बेसिस पे देखा जाता है? एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ द जस्टिस इन सुप्रीम कोर्ट। हमारे संविधान के अकॉर्डिंग, हमारे देश का जो संविधान है उसके अनुसार 3 तरह की क्वालिफिकेशंस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखती है। 3 तरह की कैसी क्वालिफिकेशन? सबसे पहला तो ये होना चाहिए, जो चीफ जस्टिस है और जो जजेस है, ही शुड बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। हमें पता है। सो द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिफिकेशन फॉर द जस्टिस, न्याय कौन देगा हमें? चीफ जस्टिस देगा, जजेस देंगे। ठीक है, इन्हीं से हमें जिस भी तरह का जो डिस्प्यूट्स हो रहा है वही उनसे ही क्या मिलेगा? हमें न्याय मिलेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिफिकेशन इस पोस्ट के लिए क्या रहता है? ही शुड बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, मतलब कि यह हमारे देश की नागरिकता इसको होनी चाहिए, ये भारत का ही होना चाहिए। सेकेंड वन क्या है? ही शुड हैव वर्कड एज अ जज इन द हाई कोर्ट फॉर 10 years और प्रैक्टिस्ड लॉ फॉर 5 years इन अ हाई कोर्ट। सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्वालिफिकेशन क्या है कि उसने 10 साल का अनुभव, उसको 10 साल का अनुभव हाई कोर्ट से होना चाहिए। जज का, जो चीफ जस्टिस बनना चाहता है उसको 10 साल का अनुभव होना चाहिए हाई कोर्ट का, और 5 साल के लॉ की प्रैक्टिस होनी चाहिए हाई कोर्ट में। जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, द पर्सन हु वांट्स टू बिकम अ चीफ जस्टिस ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, द पर्सन शुड हैव द एक्सपीरियंस ऑफ 10 years ऑफ हाई कोर्ट एज अ जज, और 5 साल का हाई कोर्ट में उसको प्रैक्टिस होना चाहिए लॉ का। ठीक है। थर्ड वन है, ही मस्ट बी अ डिस्टिंग्विश्ड लॉ एक्सपर्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब कि वो डिफ्रेंशिएट कर पाए, सेपरेट आउट कर पाए जितने भी हमारे लॉस है, उसको अच्छे से समझ हो, उसकी अच्छे से ज्ञान हो, तब जाके ही वो क्या बन सकता है? हमारे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बन सकता है। और उसके बाद जो जजेस होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया 30 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो दे शुड बी अ सिटीज़न ऑफ आवर कंट्री। वो लोग भी कैसे होने चाहिए? हमारे देश के क्या होने चाहिए? नागरिक होने चाहिए। और उन लोग को भी लॉ की क्या होनी चाहिए? प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्यों बोला गया लॉ की प्रैक्टिस होनी चाहिए? क्योंकि हमारे संविधान में हर चीज़ के लिए अलग अलग लॉज बने हुए हैं। क्रिमिनल्स जो करते हैं उनके लॉज अलग बने हैं, किसी तरह का जो वायलेंस क्रिएट हो रहा है उसके लिए लॉज अलग बने हुए हैं। तो अगर हमें किसी पर्सन को जस्टिस देना है, किसी पीपल को जस्टिस देना है, तो द पर्सन शुड बी हैव लॉ एक्सपर्ट। इसलिए ये 3 तरह की क्वालिफिकेशन इम्पॉर्टेंट रखती है फॉर द पोस्ट ऑफ द जस्टिस। ठीक है। अब जो नेक्स्ट है हमारा टेन्योर। टेन्योर क्या होता है कि वर्क प्लेस, हमारी जो काम करने की जगह होती है, दैट टर्म्स एज अ टेन्योर, TENURE। तो हम अभी किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में जो टेन्योर होता है किस तरह का होता है, वर्क किस तरह का होता है? आफ्टर अपॉइंटमेंट एज जस्टिस इन द सुप्रीम कोर्ट, द पर्सन कैन वर्क टिल द एज ऑफ 65 years। अब जैसे कि जो हमारी गवर्नमेंट जॉब रहती है, प्राइवेट जॉब रहती है, तो आपने देखा होगा
कि उनकी जो एज लिमिट रहती है अप टू 62 रहती है या फिर 65। पहले शायद 62 रहती थी, अब 65 हो चुकी है। तो अप टू 65 द पर्सन कैन डू द वर्क इन दैट प्लेस। उस एज तक की जो व्यक्ति है, जो पर्सन है, वो उस जगह पर क्या कर सकता है, 65 एज तक की क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है। तो यही हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी यही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो वो कब तक काम कर सकता है, 65 ईयर्स की एज तक की काम कर सकता है। आफ्टर द 65 ईयर्स ही विल बी द रिटायर्ड फ्रॉम दैट प्लेस। वो क्या हो जाता है, रिटायर्ड हो जाता है। ही कैन बी रिमूव्ड बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 65 ईयर्स ओनली अंडर 2 सर्कमस्टांसेस। क्या बोला गया है, उसको इस पद से भी हटाया जा सकता है, पहले के जो 65 ईयर्स होने के पहले भी उसको इस पद से हटाया जा सकता है। अब जब कोई 2 कंडीशन हो। पहली क्या है, ही रिज़ाइन ऑन हिज ऑन, या तो उसने खुद अपने आप क्या कर दिया, वो उसको क्या कर दिया, रिज़ाइन कर दिया, मतलब कि वो जगह, वो नौकरी क्या है, वो वर्क क्या है, छोड़ दिया। सेकंड, बाय इम्पीचमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। या तो इसकी वजह से, या तो उसका जो कार्य है, उसका जो काम है लोगों को पसंद ना आ रहा हो, उसका जो व्यवहार है लोगों के प्रति अच्छा ना हो, या तो फिर वो किसी भी तरह का जो उसका काम है वो कैसा हो, प्रॉपर ना होने के कारण उसको जो सरकार रहती है उस पद से क्या कर देती है, हटा देती है। तो ये 2 सर्कमस्टांसेस कैसे है कि या तो खुद उसने अपने आप से छोड़ दी बिकॉज ऑफ द अदर रीजंस, कुछ रीजंस के कारण उसने खुद अपने आप से छोड़ दी, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने ही उस पद से क्या कर दिया, उसे हटा दिया हो। क्यों हटा दिया, बिकॉज ऑफ द मिसबिहेवियर, बिकॉज ऑफ द इनकैपेसिटी एंड बिकॉज ऑफ दिस 2 रीज़न दे विल रिमूव द पर्सन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। तो टैन्योर समझ में आ गया कि जो टैन्योर वर्क प्लेस रहता है, वर्क टाइम पीरियड रहता है, टाइम पीरियड जो रहता है काम का वो कितने एज तक का रहता है, अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स। किसी भी पर्सन की जो एज रहती है वो कब तक की काम कर सकता है, 65 ईयर्स तक की काम कर सकता है। अंडरस्टूड दिस मच एवरीवन अबाउट द सुप्रीम कोर्ट एंड क्वालिफिकेशन एंड टैन्योर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सो व्हाट वी स्टडीड टुडे, वी स्टडीड अबाउट द सुप्रीम कोर्ट। होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, जजेस होते हैं, उनका क्वालिफिकेशन क्या होता है, एंड इफ दे विल गेट द पोस्ट ऑफ जस्टिस तो व्हाट विल बी द टेन्योर ऑफ दैट सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द पावर एंड फंक्शन। अब देखिए, किसी भी व्यक्ति को जो गवर्नमेंट की तरफ से जो पोजीशन मिलती है तो उसके कुछ पावर एंड फंक्शंस रहते होंगे, क्योंकि किसके लिए काम कर रहा है, देश के लिए काम कर रहा है। तो उसके जो जस्टिस जो रहता है उसके पोस्ट एंड पावर एंड फंक्शंस क्या होते हैं। तो द जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट में बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 पार्ट्स। जो पावर और फंक्शंस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो कितने टाइप्स में डिवाइडेड है। पहला है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, सेकंड है अपीलेट जुरिसडिक्शन एंड थर्ड वन है एडवाइजरी जुरिसडिक्शन। तो जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शंस क्या होता है, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शंस ओवर डिस्प्यूट्स। ओरिजिनल जुरिसडिक्शंस जो होता है, जितना भी न्याय दिलाना रहता है वो किस पर बेस्ड होता है, पहले किसी भी तरह का अगर कोई डिस्प्यूट्स देखने को मिल रहा है, मतभेद देखने को मिल रहा है, भेदभाव देखने को मिल रहा है, तो फर्स्ट उसका पावर किस पे डिपेंड करता है, एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन ओवर डिस्प्यूट्स पर बेस्ड है। जैसे बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड 1 और मोर स्टेट्स, जैसे कि हमारी जो भारत की सरकार है, अगर देखने को मिलता है एक या उससे ज़्यादा राज्यों में अगर किसी भी तरह का डिस्प्यूट्स देखने को मिल रहा है तो वो वाला जो केस रहेगा डायरेक्टली कहाँ पर जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ना हाई कोर्ट में जाएगा ना स्टेट कोर्ट में जाएगा, और डायरेक्टली कहाँ पर जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। दोज मैटर्स विच आर रिलेटेड टू द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ पर्सन, किसी पे बुरी तरह से जो हम कह सकते हैं कि हिंसा करा हुआ है किसी व्यक्ति पर, किसी पर्सन पर, तो इस तरह का जिस पे भी वायलेट करा हो तो वो किस पर जाएगा, वो वाला केस भी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पर जाएगा। तो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन क्या होता है, जितना भी डिस्प्यूट्स रहता है, डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री एंड आवर स्टेट, या फिर
जो हमारी सरकार है, देश की सरकार है या फिर हमारी जो राज्य की सरकार है, अगर इन दोनों में किसी तरह का डिस्प्यूट्स क्रिएट हो रहा है तो दिस डिस्प्यूट्स डायरेक्टली गो इन द सुप्रीम कोर्ट। एपिलेट जुरिस्डिक्शंस क्या होता है? दिस मीन दैट वन कैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट ऑफ स्टेट्स विथ रिगार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स। एपिलेट जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति है जिसको कि पूरी तरह से हाई कोर्ट के द्वारा न्याय ना मिला हो, उस न्याय से वो संतुष्ट ना हो, तो वो अपना जो जस्टिस है वो किस में न्याय कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट पर अपनी अर्ज़ी डाल सकता है। उसको अपनी अर्ज़ी डालना है तो वो हाई कोर्ट के अगेंस्ट जाकर सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्ज़ी को डाल सकता है। किसी भी तरह का अगर उस पर किसी भी तरह का क्या हुआ, डिस्प्यूट्स हुआ है, जैसे कि सामाजिक तरीके से हुआ है या फिर संविधान के प्रति हुआ है या फिर जो क्रिमिनल्स के मैटर्स होते हैं उस तरह से, जैसे किसी फॉर एग्जांपल इफ़ एनीवन हैव डन द मर्डर एंड एनीथिंग दिस रिलेटेड टू द क्रिमिनल्स, अ मैटर कैन बी टेकन टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। इस तरह के जो 3 तरह के जो मैटर्स होते हैं, एक तो हमारा क्या हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल, एक हमारा सिविल और एक ये क्रिमिनल मैटर्स। इस 3 तरह के जो मैटर्स अगर हाई कोर्ट से जाकर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो उसके भी कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं, जैसे कि इफ़ द कॉन्फ्लिक्ट इज़ रिलेटेड टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हमारे संविधान से, अगर जो हाई कोर्ट ने उसको हाई कोर्ट की तरफ से उसको जो मिला है न्याय, अगर वो उससे संतुष्ट न होकर वो डायरेक्टली किस पे जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट पे जा सकता है। इफ़ द हाई कोर्ट कंसिडर द मैटर टू बी रिफर टू द सुप्रीम कोर्ट, या फिर हाई कोर्ट जो है इस तरह के जो मैटर्स होते हैं उसको संभालने की इसमें ना हो तो वो डायरेक्टली अब जो जस्टिस रहता है, जो केस रहता है, किसको डायरेक्टली सौंप देती है? सुप्रीम कोर्ट को सौंप देती है। इफ़ द हाई कोर्ट हैज़ सेंटेंस्ड अ पर्सन टू डेथ इन अ क्रिमिनल केस बाय रिवाइजिंग द डिविजन्स ऑफ द लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट अगर किसी व्यक्ति ने कुछ गलत काम करा है और अगर उसको डेथ की जो पनिशमेंट है अगर वो दे दी गई है तो जो वो पर्सन है वो अपनी अर्ज़ी कहाँ पर लगा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में लगा सकता है। इफ़ द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ कंसिडर्स एनी मैटर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो हाई कोर्ट ने प्रॉपर तरीके से डिसीजन न लिए हैं और उनके पास अगर वो केस आता है तो वो लोग भी इस तरह के केस को लड़ने के लिए सक्षम रहते हैं। तो 4 तरह के रहते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड कुछ केस आया तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली अपने हाथ में ले लेता है। अगर जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट से अगर किसी तरह का जो केस है वो संभाला नहीं जा रहा है तो डायरेक्टली वो सुप्रीम कोर्ट को रेफर हो जाता है विदाउट द परमिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फिर हाई कोर्ट अगर किसी व्यक्ति को डेथ की सज़ा सुनाई गई है, पनिशमेंट दी गई है, तो वह अपनी अर्ज़ी सुप्रीम कोर्ट में लगा सकता है अगर उसको निचली अदालत या फिर हाई कोर्ट द्वारा इस तरह की पनिशमेंट दी गई हो तो। और जो सुप्रीम कोर्ट रहता है वो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको सज़ा सुनाता है। तो ये होते पावर एंड फंक्शंस, एक ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है और एक एपिलेट जुरिस्डिक्शंस होता है। ठीक है, इतना था आज सुप्रीम कोर्ट के बारे में। 1 पॉइंट इज रिमेनिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट विच वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास। तो टुडे व्हाट वी डिस्कस अबाउट द सुप्रीम कोर्ट क्या होता है? इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अवर कंट्री, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द सुप्रीम कोर्ट। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? जो सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस रहता है, एक ही चीफ जस्टिस रहता है और 30 जजेस रहते हैं चीफ जस्टिस के अंदर। हु विल चूज द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? द प्रेसिडेंट हैज़ राइट टू चूज द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्वालिफिकेशन में हमने देखा ही मस्ट बी सिटीज़न ऑफ इंडिया, सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का, और 10 इयर्स का उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए हाई कोर्ट का, एंड उसको वो जो चीफ जस्टिस बनना चाहता है उसको लॉ एक्सपर्ट होना चाहिए। टेन्योर क्या होता है? वर्क पीरियड कितना होना चाहिए? 65 इयर्स का होना चाहिए। आफ्टर 65 इयर्स द पर्सन विल रिटायर्ड। ठीक है, तो इतना आज हमने पढ़ा सुप्रीम कोर्ट के बारे में। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस 1 पॉइंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक दैट इज़ हाई कोर्ट। थैंक यू।